वेलकम स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस वीडियो में डिफ्यूज़न प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये सिंपल वे में आप ऐसे कह सकते हैं कि दो हमारे पास मैटर या सब्सटेंस हैं और उनके पार्टिकल के मोशन के कारण वो आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो दो अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना किसके कारण, उनके मोशन के कारण, वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के मैटर्स हमने लिए और उनके पार्टिकल के मोशन के कारण वो आपस में मिक्स हो गए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। अब जैसे आपने रूम में अगरबत्ती इंसेंस स्टिक बर्न कर दी तो उसका जो स्मोक है वो और रूम में जो एयर प्रेजेंट है उनके पार्टिकल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो डिफ्यूज़न हुआ है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न में सिंपल सा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, यह आ गया। या आपने वाटर ले लिया और उसमें जो है आपने इंक, ब्लू इंक डाल दी और कुछ देर बाद देखा तो वो पूरा जो वाटर का कलर है ब्लू हो गया, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल और वो जो ब्लू इंक है उसके पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो गए और वो भी क्या है, डिफ्यूज़न है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफ्यूज़न है। अब डिफ्यूज़न प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये दो सब्सटेंस के बीच में आ रहा है। अब जो हमने दो सब्सटेंस कंसिडर करने, हो सकता है वो दोनों सब्सटेंस गैस ले लें हम, या हो सकता है हम वो दोनों सब्सटेंस लिक्विड ले लें जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल में बताया, और हो सकता है वो दोनों सब्सटेंस हम क्या ले लें, सॉलिड। अब आप सोचेंगे सॉलिड के पार्टिकल में तो मोशन बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस तरीके से उसमें डिफ्यूज़न होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉलिड के बीच में भी क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। पर उससे पहले ये आप देख लीजिए कि डिफ्यूज़न मेन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम दो गैसेस को ले लें तो उनके बीच में डिफ्यूज़न सबसे फास्ट होगा, और वही अगर हम दो सॉलिड्स को ले लें तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई डिफ्यूज़न नहीं हो रहा, लेकिन सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है, लेकिन बहुत ही स्लो। ठीक है, तो गैस का तो एग्जांपल हमने देख लिया, अगरबत्ती की स्मेल थी और एयर के पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, दूसरा अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ पे और भी एग्जांपल आता है, जैसे कहीं पे किचन में मम्मा जो है कुछ खाना बना रही है। ठीक है, तो आप रूम पे बैठे आप अपने, तो उस किचन से उस फूड की स्मेल जो है आपके रूम तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो फूड का एरोमा है वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होता है, डिफ्यूज़न हुआ और फिर मूव करता हुआ, ट्रैवल करता हुआ आप तक पहुँच जाता है। ठीक है, सॉलिड पे आइए, तो सॉलिड का एग्जांपल तो मैंने कहा डिफ्यूज़न होता है लेकिन स्लो होता है। तो स्कूल में आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आपने चौक से कुछ लिख दिया। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड एक सॉलिड है, चौक जो है हमारा वो दूसरा एक सॉलिड है। हमने चौक से ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया तो वो दोनों के पार्टिकल कांटेक्ट में आए। ठीक है, और फिर हमने लिखा हुआ है उसे हमने 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रब नहीं किया, साफ नहीं किया उसे। तो अब 10-15 दिन के बाद जब आप उसे रब करने जाओगे तो ऊपर से तो वो रब हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें वो लिखी हुई चीज़ जो है वो दिखती रहती है। ठीक है, और फिर अगर उसे क्लीन करना होगा तो फिर गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है। तो ये जो मैंने कहा नॉर्मली 10-15 दिन, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। तो इतने टाइम में क्या होता है, जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल है और जो चौक के पार्टिकल है वो भी आपस में इंटरमिक्स होते हैं, पर प्रोसेस जो डिफ्यूज़न है वो काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल में मोशन सबसे कम है, तो मूव कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली। तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम, 5 दिन 10 दिन हमने कहा कि उसके बाद उसे रब करेंगे तो क्लीन नहीं होता है। तो क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल आपस में क्या हो गए, मिक्स। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि सॉलिड के बीच में भी डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको जो है मैंने यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, वही मैंने यहाँ लाइन लिख रखी है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब वही स्पीड ऑफ डिफ्यूज़न,
कि डिफ्यूज़न फास्ट होगा कि स्लो होगा, तो जो स्पीड ऑफ डिफ्यूज़न है वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा किस केस में, गैसेस के केस में, जब दो गैसेस मिक्स हो रहे होंगे, और वही स्लोएस्ट होगा इन केस ऑफ सॉलिड्स, जब दो सॉलिड्स आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे हम देखें तो ये डिफ्यूज़न को अफेक्ट करने वाला कोई फैक्टर है। ठीक है, एक फैक्टर है जिसके कारण इस डिफ्यूज़न की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, और उसी फैक्टर पे बेस ये प्रोसेस स्लो भी हो सकता है। तो वो फैक्टर जो है वो कौन है, तो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर का जो है काफ़ी रोल है, और इसी पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूज़न और स्पीड से परफॉर्म होने लगेगी कि या थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी। तो हमें पता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस या मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, या आप कह लीजिए उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, यह कॉमन सी बात है कि टेम्परेचर दिया जाए तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो और फास्ट मूव करने लग जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे तो वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स भी जल्दी होंगे। ठीक है, क्योंकि मोशन के कारण ही डिफ्यूजन था, और मोशन अगर इंक्रीज हो गया, काइनेटिक अगर इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि समर सीजन और विंटर सीजन किसमें जो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगी। ठीक है, अगर आप दो गैसेस के बीच में डिफ्यूजन करा रहा है, आपने एक बारी विंटर सीजन में ऑब्जर्व किया और एक बारी समर सीजन में ऑब्जर्व किया, तो किसमें डिफ्यूजन जल्दी हो गई, तो आप आंसर बता देंगे कि समर सीजन में जो है वो डिफ्यूजन की स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। वही विंटर सीजन में टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर कम होती है, तो डिफ्यूजन तो होगी लेकिन एज कंपेयर टू इन समर सीजन स्लो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेम्परेचर का रोल होता है। साथ ही साथ इसी टेम्परेचर के रोल के ऊपर एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि फ्रिज में रखा हुआ जो खाना है उसकी अगर हमें स्मेल चाहिए तो हमें फ्रिज के काफ़ी क्लोज, मतलब डोर ओपन करके काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा, और तब हमें उसकी स्मेल आएगी, और हो सकता ना भी आए। लेकिन गैस पे बनाते हुए खाने की स्मेल काफ़ी दूर तक आ जाती है। ठीक है, कि पड़ोस वाली आंटी जो है अपने किचन में कुछ बना रही है, टेस्टी फूड बना रही है, और उसकी स्मेल आपको अपने घर पे बैठे हुए आ जाती है, तो वहाँ पे भी रीज़न क्या है, डिफ्यूज़न तो है लेकिन काफ़ी दूर तक वो स्मेल या एरोमा ट्रैवल कर गई। क्यों? क्योंकि वो गैस के ऊपर जो खाना बना रहा है तो वहाँ गैस में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। गैस मतलब वो एलपीजी गैस, ठीक है, जो फूड को कुक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो एयर के पार्टिकल्स से जल्दी जल्दी मिक्स होंगे और वो उस कुकिंग फूड की एरोमा काफ़ी दूर तक आ जाएगी। फ्रिज में जो फूड रखा है तो फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो उसमें रखे हुए जो फूड है उसकी जो एरोमा है, उसके पार्टिकल्स की जो मोशन है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल की मोशन भी कम होगी, डिफ्यूज़न भी स्लो होगा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आप याद रखना, ये हमारा एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफ्यूज़न वाला टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो आपको समझाया वो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख के भी रखा है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो है डिफ्यूज़न हमने यहाँ पे कर लिया, तो इसके बाद जो अब हमने जो टॉपिक देखना है, ठीक है, अब जो हमने टॉपिक देखना है तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का हमने क्लासिफिकेशन करना है, तो याद रखिएगा मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे हम कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड वन जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो हमने इस फर्स्ट चैप्टर में हमारे करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने सेकंड चैप्टर में करना है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उस मैटर का फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसे है, ठीक है, कैसे दिख रहा है, उसकी कितनी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ये सारी चीज़ें जो है हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे
मैटर के हमारे कितने स्टेट होते हैं, तो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैंने जो दूसरा कहा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे और वहाँ क्लासीफाई करेंगे हम प्योर एंड इम्प्योर सबस्टेंस। ठीक है, या प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अब आइए यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक हमारी जो कैटेगरी है सॉलिड, एक लिक्विड और एक कौन सी है, गैस। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर इनमें हम टेबुलर फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस भी समझ लेंगे क्योंकि वो एग्जाम में आ जाता है। तो मेन मैं इन तीनों के बेसिस, इन तीनों के बीच में जो क्लासिफिकेशन है वो 3 चीज़ों के बेसिस पे पहले आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमने जो है मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और वो 3 आपको याद होंगे। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहला हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोशन। ठीक है, या आर इन मोशन, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकेंड जो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है। और थर्ड हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने वहाँ कहा था कि ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में सेम अमाउंट से नहीं होती है। किसी में किसी एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो किसी एक में मिनिमम होगी और किसी एक में इंटरमीडिएट होगी। तो पहले इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझ लेते हैं। तो पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन ना के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव क्या, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, कि सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड वन जो है वो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ये भी हमने समझा था कि कोई सा भी अगर हम सॉलिड ले लें तो उसकी अपनी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है। और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थर्ड वन जो है हमारा, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस बिटवीन देम। अब जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ही वो पार्टिकल मोशन में नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम थी। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वो काफ़ी क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, ना के बराबर उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो इस तरीके से सॉलिड के ये 3 हमने क्या देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब यहाँ पे हमने इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो डेली लाइफ में ये हमारे आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आयरन हो गया, सॉलिड है। आइस है, सॉलिड है। टेबल है, सॉलिड है। चेयर सॉलिड, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो है सॉलिड वाली जो स्टेट है वो हमने यहाँ पे समझ ली। अब जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड के बारे में देख लेते हैं। तो अब लिक्विड में भी हमने यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पशंस देखने। ठीक है, अगर मैंने सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे कही है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्या है, एग्जाम्पशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पशंस है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सम एग्जाम्पशन कि ये चीज़ें होती तो सॉलिड है लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की फॉलो नहीं करती है, पर वो क्यों होती है तो वो आइए वो समझ लेते हैं। तो पहला हमने यहाँ पे देखना है कि अगर हम किसी रबड़ बैंड की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं जो सॉलिड होता है उसका अपना डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, फिक्स शेप होता है। अभी जैसे मैंने कहा ही आपको कि कोई सॉलिड है, मान लीजिए आपके पास कोई बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल है, तो वो जिस शेप में है आज है तो कल भी, परसों भी, जब मर्जी देखिए आप, वो उसी शेप में होगा, उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो रबड़ बैंड है
वो भी हमारे लिए क्या है, सॉलिड है। लेकिन कहा जाता है कि वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है, तो फिर वो सॉलिड कैसे हुआ? ठीक है, कि आपने कोई मान लीजिए आयरन की रॉड ले ली, अब आप उस पर जितना मर्जी फोर्स लगाओ, उसे खींचो, कंप्रेस करो, उसका शेप चेंज नहीं होता, तो हम कहते हैं सॉलिड है। पर रबड़ बैंड हमने लिया, उसका अपना ओरिजिनल शेप था, लेकिन हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण उसका शेप जो है डिफॉर्म्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो फिर वो सॉलिड कैसे होगा? तो वो याद रखिएगा, वो अपने आप अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, उस पर हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, और अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका शेप चेंज होता है। पर जैसे ही हम लगाए हुए फोर्स को रिमूव करेंगे, वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो हमने मतलब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया या एक्सटर्नली कुछ हमने इनपुट दिया, तब जाके ही शेप चेंज हुआ है। ऐसे तो आप आयरन रॉड है, उसको वो भी सॉलिड है, लेकिन अगर हम उसे हीट देते जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो एक टाइम आएगा वो मेल्ट हो जाएगा, तब आप कहोगे ये भी सॉलिड नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नली अगर हम कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ हम यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करेंगे, तब शेप चेंज हो रहा है, तो वो अलग चीज़ है। पर नॉर्मली वो अपना शेप फिक्स रखता है, वो चेंज नहीं करता है। इसलिए भले वो कंप्रेस हो रहा है रबड़ बैंड, शेप चेंज हो रहा है, पर अंडर द कब हो रहा है? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पर जैसे ही फोर्स रिमूव कर देते हैं, वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, इसलिए ये सॉलिड ही है। पर लिखा भी है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट ब्रेक, टूट जाएगा। तो आयरन रॉड में भी अगर बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और मॉल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे जो है एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने शुगर की बात करें, ठीक है, शुगर या सॉल्ट की, तो शुगर या सॉल्ट की मैं ज़्यादा क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। चीनी का आप एक दाना उठा लो, ठीक है, चीनी का एक दाना आप उठा लो, उसको देखो तो उसका अपना डेफिनेट शेप है। ठीक है, पर सॉलिड है तो है ही डेफिनेट शेप। पर क्या होता है, अगर हम चीनी को किसी जार के अंदर डाल दें, ठीक है, राउंड सा जार है, उसमें हमने चीनी भर दिया, आधा किलो भर दिया, तो अब जो है उस शुगर का जो शेप है वो उस कंटेनर, उस जार के शेप में ही दिखता है वो। तो इसका मतलब क्या, सॉलिड का या शुगर का अपना फिक्स शेप नहीं है, वो तो अब जार के शेप को ऑक्युपाई कर लिया। या आप शुगर को किसी प्लेट में डाल दीजिए, पूरा स्प्रेड कर दीजिए, तो अब वो उस प्लेट के शेप में दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअली शुगर या सॉल्ट के एक दाने की बात करिए तो उसे चाहे आप ग्लास के अंदर डालिए, सिर्फ सिंगल दाने की बात कर रहे हैं, उसे आप ग्लास में डाल दीजिए, उसे आप प्लेट में रख दीजिए, उसे आप उसी जार में डाल दीजिए, तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। वो तो उनकी क्वांटिटी अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं और जिस कंटेनर में उसे डालते हैं वो उसका शेप एक्वायर करता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, हम कहते हैं। पर इंडिविजुअल एक सिंगल दाने का शेप फिक्स है, इसीलिए ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर वी टेक इट इन योर हैंड, अपने हाथ में रख लीजिए या किसी प्लेट में रख लीजिए या किसी जार में रख लीजिए। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि चीनी को हमने बकेट में डाल दिया तो वो अब हमें बकेट के शेप का दिख रहा है, चीनी को हमने वो 1 लीटर बॉटल में डाल दिया, वो उस बॉटल के शेप का दिख रहा है। ऐसा नहीं है, वो सॉलिड है, उसके इंडिविजुअल दानों का शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब थर्ड एक और हम देख लेते हैं, और वो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो स्पंज का एग्जाम्पल आ जाएगा। सोफे में हमारे स्पंज यूज़ होता है, हम बैठते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है, फिर उठते हैं, वो वापस वैसे ही आ जाता है। तो क्या ये भी सॉलिड है? शेप चेंज हो रहा है, हम कहते हैं सॉलिड का फिक्स शेप होता है, तो स्पंज भी सॉलिड है। सेम रबड़ बैंड वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। स्पंज नॉर्मली रखा हुआ है तो उसका अपना पर्टिकुलर शेप था, पर उसके बीच बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, और उन होल्स में क्या फिल होती है, एयर। ठीक है, अब रखा हुआ है तो अब उस स्पंज का अपना डेफिनेट शेप है, उसके जो होल्स है उसमें एयर फिल है। पर अगर आपने उसे दबा दिया, ठीक है, उसे आपने कंप्रेस किया, तो वो जो एयर उसके होल्स में फिल थी वो एक्सपेल हो जाती है, वो बाहर चली जाती है, और इस कारण से उसका शेप क्या होता है, चेंज, और वो स्पंज कंप्रेस हो जाता है। पर आपने जो बाहर से फोर्स लगाया है उसे अगर आप रिमूव कर दीजिए
तो जैसे ही आप उसे रिमूव करेंगे वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो ये 3 चीज़ें थे जहाँ पे आपको लग सकता है ये सॉलिड है कि नहीं है। तो अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ये सॉलिड्स होते हैं और इनमें जो भी चेंजेस आता है वो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस आता है। अब हमने यहाँ पे जो है सेकंड हमारा जो स्टेट है वो देख लेते हैं। तो वो हमने कौन सा देखना है, तो लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है कौन सा स्टेट देख लेना है, तो लिक्विड स्टेट देख लेना है। इसमें भी हम वही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो हमने सॉलिड में किए थे। तो आइए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा तो वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन दैट हैव सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, सॉलिड में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, स्पेस बहुत कम है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल्स का मोशन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, पर लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के पार्टिकल के कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में कम होती है। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के पार्टिकल से तो ज़्यादा लेकिन गैसेस के पार्टिकल से कम है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इन बिटवीन दैट हैव सॉलिड एंड गैस। तो यहाँ पे भी बात वही आ गई कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे तो कम होगा, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो भी क्या होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी उससे तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उससे क्या होती है, कम। तो कुल मिला के ये जो लिक्विड स्टेट है इसके में जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे उसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड के, सॉलिड और गैस के बीच में ही होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, आपको पता ही होंगे। वाटर हो गया, लिक्विड है, ऑयल है, लिक्विड है, हनी है, लिक्विड है, मिल्क है, लिक्विड है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है थर्ड स्टेट हम देख लेते हैं, वो हमारी कौन सी है, तो गैसेस स्टेट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे गैसेस स्टेट की बात कर लेते हैं और उसमें भी हम यहाँ पे यही 3 प्रॉपर्टीज जो है देखेंगे। ठीक है, तो पहला अगर हम गैस स्टेट की बात करें तो जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो फ्री टू मूव है, उनके पार्टिकल्स में मोशन या काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो गैसेस के पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और ये ए और बी पॉइंट और सी पॉइंट आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अब हमने कहा है कि ए वाले पॉइंट में कि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या मोशन सबसे ज़्यादा है, तो वो तो तभी पॉसिबल होगी जब वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर गैस के पार्टिकल्स में के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता था, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक हमें बी पॉइंट पता चल गया, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है और ये फ्रीली मूव कर रहा है तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो तीनों, फिर मैंने कहा हर एक आप चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस पे देख लीजिए, ये 3 प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे का आंसर ही है या कह लो उसको सपोर्ट करने वाला पॉइंट है। तो भाई गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा, अब स्पेस सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स सबसे कम है और वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए पास पास नहीं रहते और उनके बीच में स्पेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट जो है मैटर के वो हमने समझ लिए हैं और इनमें हमने वो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी समझ लिया है। और ये रहे आपके जो है गैस के एग्जाम्पल। ठीक है, तो गैस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एयर हो गया हमारा,
ठीक है। और कौन सा हो गया, तो एयर आ गया, हाइड्रोजन भी एक क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है, नाइट्रोजन भी क्या है, एक गैस है, हीलियम भी क्या है, गैस है। तो इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएंगे, हमारे गैसेस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे गैस के जो है एग्जाम्पल्स देख लिए। अब यहाँ जब गैस स्टेट हमने पढ़ा ही है तो दो चीज़ें और हम देख लेते हैं, और वो जो दो चीज़ें हमारे हैं वो क्या है, तो वो दो हम चीज़ें जो है उन्हें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा एलपीजी, और एक आपने जो नाम सुना होगा सीएनजी, ठीक है। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की अगर हम बात करें तो इसे हम घर में डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो सिलेंडर होता है एलपीजी सिलेंडर, तो उसमें हर कोई सोचता होगा कि लिक्विड फिल होती है, ठीक है, पर वो हर कोई सोचता होगा कि गैस फिल होती है, पर रियल में उसके अंदर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। नाम पे ही आप थोड़ा सा फोकस करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हमारे पास कोई पेट्रोलियम गैस थी, उसको हमने विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या किया, कंप्रेस किया। और कंप्रेस करेंगे तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उस गैस के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और क्लोज आएंगे और क्लोज आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो पेट्रोलियम गैस था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं, और सिलेंडर के अंदर भी उतना ही प्रेशर मेंटेन होता है जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। तो इसलिए उस पेट्रोलियम गैस का नाम क्या दे दिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पर वो पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में तब तक ही रहती है जब तक वो सिलेंडर के अंदर होती है, ठीक है। जैसे ही वो सिलेंडर से बाहर पाइप में सप्लाई होती है, उसके ऊपर इंक्रीज किया हुआ प्रेशर खत्म हो जाता है, और तब जाके वो पार्टिकल्स जो क्लोज आ गए थे और लिक्विड फॉर्म में आ गया था वो गैस, वो वापस से गैस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो आप कभी आज किचन में जाके सिलेंडर हिलाइएगा, पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाइएगा, मम्मी कहीं डर जाए कि पता नहीं बेटे ने क्या पढ़ लिया आज साइंस में और क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला। तो आप थोड़ा सा अगर हिला को देखोगे तो आपको लिक्विड जैसा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो वो जो लिक्विड जैसा साउंड है वो इसीलिए क्योंकि उस गैस को हमने अंडर प्रेशर कंप्रेस करके रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें जो है वो गैस को फिल कर सकें, ठीक है। और जैसे ही वो पाइपलाइन में आता है प्रेशर रिमूव हो जाता है उसके ऊपर से, इसलिए वो गैस फॉर्म में आता है। तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दूसरे हम अगर बात करें तो वो कौन सा है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस। तो सीएनजी नाम भी आपने सुना होगा, कॉमन सा वर्ड है। तो ये जो सीएनजी है इसमें आ गया वर्ड कंप्रेस नेचुरल गैस। तो एलपीजी में पेट्रोलियम गैस था और सीएनजी में कौन है, नेचुरल गैस। पर नेचुरल गैस को हमने क्या कर दिया, इसके फुल फॉर्म में ही है, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करना मतलब बाहर से एक्सटर्नली उस पर प्रेशर लगाना और उसके पार्टिकल्स को क्लोज ले आना। तो यहाँ पे भी जो है जो नेचुरल गैस है उसे भी हम विद इंक्रीज इन प्रेशर क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, ताकि गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज आ जाए और उसे हम सिलेंडर में फिल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सिलेंडर में जो है वो फिल हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो है वो क्या है, तीनों के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, थोड़े से हमने एग्जाम्पशन या एग्जांपल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में टेबुलर फॉर्म में हम डिफरेंस देख लेंगे, और हमारा नया टॉपिक जो है टेम्परेचर, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे।